अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आपने देखा कि हुकूमत फिर तरमीमी बिल पास करवाने में कामयाब हो गई। अरबों रुपए के टैक्स का बोझ फिर आवाम पे डाल दिया गया। ये तो इस आवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी। क्या बात है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है आवाम पे बोझ से बोझ डाला जा रहा है। कभी बिजली के रेट बढ़ते हैं, कभी गैस के रेट बढ़ते हैं, रोटी नान दाल हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। एक आम आदमी की ज़िंदगी उसको गुजारने के लिए मुश्किल होती जाइए। पीटीआई की गवर्नमेंट तो कहती थी IMF के पास नहीं जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त कहते थे कि शायद खुदकुशी कर लेंगे, अल्लाह ना करे कि उनको खुदकुशी करनी पड़े, वो भी मुल्क के लिए ही सोचते हैं। लेकिन ये क्या वजूहत हैं कि ये मईशत कंट्रोल में आ नहीं रही। एक तरफ हम सुनते हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, FBR की कलेक्शन ज़्यादा हो गई है, बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, लेकिन आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अशफाक तौला साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं, और उनके साथ डॉक्टर आबिद सुलैरी भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक तौला, आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये IMF के पास जाना क्यों मजबूरी है पाकिस्तान की? क्या इसके बगैर कोई गुजारा नहीं हो सकता? इमरान खान साहब तो कहते थे मैं नहीं जाऊंगा IMF के पास, और फिर IMF के पास जा रहे हैं, फिर उनकी शराइत मान रहे हैं और आवाम पे टैक्सों का बोझ डालते चले जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं तमाम मामलात को? IMF जाना मजबूरी क्यों बनता है और बना है? मसला यह है कि आपकी जो डिसबैलेंस आपका ट्रेड का है, और दूसरा आपके जो खराजात हैं उसको जिस तरीके से हम मॉनिटर करते हैं, या जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस कम आती हैं हमारी, उन सबको अगर मैं मीजानिया इनका अगर बनाता हूँ, तो जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका जो फर्क होता है उसको निपटाने के लिए जो इंटरनेशनल पेमेंट आपको मिलती है और जो आप करते हैं, उसके बैलेंस करने के लिए आपको लोन लेना जरूरी है। और जब आप लोन लेते हैं IMF के प्रोग्राम में, IMF में आपका एक कंट्री का, हर कंट्री का एक कोटा होता है जिसको हम SDR कहते हैं। SDR के हिसाब से आपको वो लोन्स मिलती हैं, और आप उसके मल्टीपल्स पे, इनके 2 गुना 3 गुना 4 गुना उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और उनका बोर्ड वो आपको अप्रूवल दे देता है। जब आप उनसे विड्रॉ करते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज होती हैं, एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटीज होती हैं, लाइक रैपिड फाइनेंसेस होते हैं। तो जब आप उनसे लेते हैं तो उनकी अपनी एक शराइत है। जाहिर बात है अगर वो कर्ज देते हैं आपको तो कुछ शराइत आपके ऊपर रखेंगे, और जब वो कुछ शराइत रखते हैं तो जाहिर बात है आपकी मईशत की भी वो शराइत होती है। जैसे ही आप IMF के प्रोग्राम में आते हो तो आपके ऊपर दूसरे दरवाजे, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, या जो दूसरे एजेंसीज हैं ऐसी जो कि लिंक्ड होती है ग्लोबल फाइनेंसेस के लिए, वो आपको जाहिर बात है उनके प्रोग्राम में होने की वजह से उनकी भी आपकी फैसिलिटीज पे आपको दस्तरस मिल जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आपके इतने अपने वसाइल हों कि आपको जो एक्सटर्नल फंडिंग के लिए जाना ना पड़े, या अगर आप अपने वसाइल सेकेंडरी मार्केट से या बैंकिंग चैनल से इसको मीट कर सके, जैसे आप कमर्शियल लोन ले लें, डेवलपमेंट फाइनेंशियल लोन ले लें, जैसे हम CPEC कर रहे थे तो चाइना हमें लोन दे रहा था, या इस किस्म की कोई चीजों पे अगर आप अपने बजट सपोर्ट के लिए या बैलेंस ऑफ ट्रेड के सपोर्ट के लिए जब हम जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से वो पैसे लेने पड़ते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर फर्ज करें मेरी एक्सपोर्ट्स कम है और मेरी इंपोर्ट ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान का एक खासा रहा है, तो उस वक्त आपको इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है, और इसलिए जाना पड़ता है वरना आप अपनी इंटरनेशनल पेमेंट पे डिफॉल्ट। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताइएगा कि अगर IMF के पास जाते हैं और कम लोन लेते हैं तो क्या शराइत नरम होंगी? और क्योंकि हम हैवी लोन्स लेते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लेते हैं, इसकी वजह से वो शराइत बहुत ज्यादा सख्त करते हैं? नहीं, देखिए एक बात आप याद रखिएगा, वो आपकी मईशत को देख के करते हैं। वो देखते हैं कि आपकी मईशत में कितनी जान है, आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं, आपके अपने टैक्सेस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जो अभी आपने बात की कि टैक्सेस का बोझ कैसे बढ़ जाएगा और आवाम पे आ जाएगा, तो वो ये देखते हैं कि आपका एक टैक्स का सिस्टम है जो कि फ्रैक्चर्ड हो चुका है। यानी बिल्कुल उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एग्जम्पशन दी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जो आप कलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप नहीं कर रहे। तो वो आपके पूरे इकोनॉमी को रिव्यू करते हैं, और जो आप उनसे जब तय करते हो तो वो अपनी शराइत, जैसे आप बैंक में जाओगे, अगर आप हाउस बिल्डिंग के अगर लोन लेते हैं फर्ज करें, तो हाउस बिल्डिंग के लोन में आप जब जाएंगे तो कहेगा ना जी कि आप अपना घर मेरे नाम पे रख दें,
इतनी फैसिलिटीज होंगी, ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इतने शरह सूद होगी, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे जब भी आपको बैंक लोन देगा ना। तो वो आपकी मईशत के हिसाब से आपके प्रोग्राम को टेलर करते हैं। जब वो टेलर करेंगे उन शराइत पे अगर आप मानते हैं तो जाहिर बात है आप लेटर ऑफ इंटेंट इनको देते हैं। जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सुलेरी, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने अशफाक तौला साहब से पूछा, यही सवाल आपसे भी है कि IMF के पास तो जाना नहीं था, इमरान खान साहब ने ऐलान किया, और जब हुकूमत आई तो फिर जाने में देर कर दी, देर के बाद जब गए तो मुश्किल शराइत के साथ लोन मिले, और उसके बाद भी जो है मिनी बजट लाना पड़ गया। ये तो कहते हैं कि तरमीमी बिल है और वो कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स बिल है। आप कैसे देखते हैं तमाम मामले को? जी देखिए सिद्दीकी साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत जो है वो IMF में अपनी मर्जी से नहीं गई। हर हुकूमत जो है वो जब हुकूमत संभालती है उसको पता चलता है कि इकॉनमी जो है वो शिकस्ता हाल में है। खा वो रुपए का डेफिसिट, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं कि आपकी कमाई कम है और अखराजात ज़्यादा है, या वो डॉलर का डेफिसिट कि आपका जो डॉलर का बहाव मुल्क के अंदर है वो कम है और जो खर्च करने हैं बाहर भेजने हैं वो ज़्यादा हैं। तो उस वजह से हुकूमतों को IMF में जाना पड़ता है, और चूंकि वो पिछड़ों की वजह से IMF में जाते हैं तो कोई भी हुकूमत उस पर पोलिटिकल विल नहीं होती, उसकी ओनरशिप प्रॉपरली नहीं ले रही होती, और यही वजह है कि IMF के साथ एक स्टिग्मा जो है वो अटैच हो जाता है कि जी IMF में जाना जो है वो बुरी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि IMF की जब आप एक दफ़ा प्रोग्राम में शराइत नहीं मानते तो वो चीज़ों को हर आने वाले प्रोग्राम में अपनी शराइत को टफ करता जाता है। और ये चूंकि पाकिस्तान का जो 22वां प्रोग्राम है तो इसमें काफ़ी सारी शराइत जिसको फ्रंट लोड कहा जाता है। फ्रंट लोड का मतलब है क्या, या प्रायर कमिटमेंट, कि आप पहले ये चीज़ें करें उसके बाद फिर आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि उनके जो पिछले एक्सपीरियंस होते हैं पिछले 21 प्रोग्राम के, उसमें उन्होंने देखा कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने वादे किए मुख्तलिफ इस्लाहात करने के, लेकिन वो नहीं कर सकी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो कि कहते थे कि IMF में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आके उन्होंने हालात देखे, जो कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखा, जो कर्जों की मालियत को देखा, और कर्जों का और IMF का ताल्लुक ये बनता है कि आपको वो कर्जे उतारने के लिए आपको IMF से लोन चाहिए, आपको वर्ल्ड बैंक से इमदाद चाहिए, लोन चाहिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने बॉन्ड फ्लोट करना है, स्कूक बॉन्ड फ्लोट करना है। और ये सारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है ये तभी आपकी बेहतर होती है अगर आप IMF प्रोग्राम में हो। अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं तो फिर आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट पे अपनी बॉन्ड जो है वो फ्लोट करना पड़ेंगे, और उसके बावजूद आप पे ये लेबल अटैच होगा कि आपकी इकॉनमी जो है बड़ी अनसर्टन है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इन चीज़ों से जान किस तरह छूट सकती है? मतलब कब तक कर्जों पे चलते जाएंगे, कर्जों पे कर्जे लेते जाएंगे और वहां से सूद अदा करते जाएंगे? ये तो मईशत पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता चला जाएगा और गरीब आदमी तो गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जी, उसका सलूशन है कि हमारे एक तो आपके जो अखराजात हैं उनको कर्टेल करना होता है कि डेवलपमेंट अखराजात कौन से हैं तरक्की के लिए और गैर तरक्की के लिए नॉन डेवलपमेंट अखराजात कौन से हैं। नॉन डेवलपमेंट को कर्टेल करना होता है, लेकिन उससे भी साथ में एक पैरेलल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रे एरियाज हैं, जो लूप होल हैं, जो उसको बंद करना। मसलन कई अब दहाइयों से आपके पास एनर्जी सेक्टर डेट इकट्ठा हो रहा है, बिजली की जो कास्ट ऑफ जनरेशन है वो ज़्यादा है, जो बिजली आप बिल लेते हैं वो कम लेते हैं, तो या लॉसेस होते हैं। तो अगर वो लॉसेस होंगे तो आप कितने साल तक उन लॉसेस को साथ चलाते रहेंगे? तो जस्ट मैं नाज़रीन के लिए कंपैरिजन दे दूं कि इस वक्त हमारे तकरीबन 2 साल के दफाई बजट के बराबर हमारा एनर्जी सेक्टर डेट पहुंचा हुआ है। इसी तरह से आपके जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, PIA है, स्टील मिल्स है, रेलवे है, इवन NHA है, डिस्कोज हैं, वो उनका अगर आप सालाना खसारा देखते हैं तो 400 से 500 अरब रुपया उनका सालाना खसारा है। फिर इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो आपके 18वीं तरमीम जो कि इस वजह से की गई थी कि जो वफाक के अखराजात है वो कम होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर,
और बहुत सी मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी गई। उस वक्त उन डिवॉल्व मिनिस्ट्री पे तकरीबन 263 अरब रुपए खर्चा आता था। आज अब वो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व करने के बावजूद तकरीबन उससे खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा। हाँ। अशफाक तौला साहब ये बताइएगा कि जैसे एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, पोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह डॉक्टर आबिद सुलेरी ने सर्कुलर डेट के बारे में बात की, डिस्कोस के बारे में बात की, सोल्यूशन क्या है, हुकूमत क्या करे कि इन तमाम झंझट से वो बाहर निकल सके? देखिए, ये कहना कि कर्ज लेना कोई बुरी बात है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि जब जो भी नई हुकूमत आती है, चाहे ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, उसके एक अपने एम्बिशन होते हैं। और जो पुराने थे, जो बार बार आते हैं, उनके कम एम्बिशन थे। ये हुकूमत आई, इसके ज्यादा एम्बिशन थे, और इसीलिए बड़े बड़े बुलंदोबांग जो दावे थे वो किए गए थे। मगर इससे छूटना, मैं आपको बताता हूँ, उस पर मैंने एक रिसर्च बेस हमने आर्टिकल बनाया था कि इस वक्त जैसे आबिद साहब ने कहा, डॉक्टर आबिद सुलेरी ने कहा कि हमारा ये जो जिस तरीके से डिवॉल्व की गई थी 18th अमेंडमेंट में, और उनके अखराजात भी अभी तक आ रहे हैं, तो हमने जब डिवॉल्व की थी तो उसके साथ हमने 7th NFC अवार्ड जो था वो हमने दिया था, और उसमें हमने टैक्स जो हमारे महसूलात जो कलेक्ट होते हैं उसका हमने कंपोजिशन चेंज किया था। पहले हम सूबों को 42.5% देते थे और फेडरेशन 57.5%। नए NFC अवार्ड में जो मेरा ख्याल है 2008 या 9 में आया था, और शौकत तरीन साहब ही फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त हमने ये महसूलात रिवर्स कर दी, यानी 57.5% हमने सूबों को दे दी और 42.5% हमने रखा फेडरेशन के पास। तो ये एक डिसबैलेंस होने की वजह से इनको काफी हद तक जो वफाक का कर्ज था वो बढ़ता गया। दूसरा ये हुआ कि पिछले तीन सालों के अंदर जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, या पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत में जो इंटरेस्ट रेट था, ऑल्दो इन्फ्लेशन भी था, अभी भी इन्फ्लेशन है, मगर जो इंटरेस्ट रेट था उसकी वजह से आपके जो फिस्कल डेफिसिट, जो हमारे जो अखराजात थे, जो आबिद सुलेरी साहब ने कहा, उसमें खातिर का इजाफा हो गया। अब जैसे 1% अगर मैं शरह सूद में इजाफा कर देता हूं तो मुझे 250 अरब के करीब मेरे ऊपर एडिशनल खर्चा आ जाता है। और अगर मैं इस तरीके से देखूं और इस NFC अवार्ड को देखता हूं, और अगर मुझे अपने बजट से अगर इतना बजट कमाना है कि मैं कोई कर्जा ना लूं और मैं अपने सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करता रहूं, तो मुझे 16,000 अरब की टैक्स कलेक्शन आज चाहिए, अगर यही NFC अवार्ड है, जो कि नामुमकिनात में से 6,000 अरब के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किलात पेश होती हैं। तो ये कर्ज लेना कोई ऐसा मसला नहीं है, बस कर्ज किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत बड़ा मसला। अशफाक तौला साहब, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। डॉक्टर आबिद सुलेरी, ये बताइएगा कि ये जो 350 अरब का मज़ीद टैक्स डाला गया है, अब आने वाले दिनों में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आवाम पे किस किस्म का बोझ आएगा? देखिए, इससे थोड़ी बहुत चीज़ों में जो है वो तो महंगाई होगी, लेकिन वो उन चीज़ों पे होगी जो कि मोस्टली आपकी अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास इस्तेमाल करती है। अगर इन टैक्सों का ब्रेकअप देखें तो 280 अरब रुपए के लगभग जो है टैक्सेस, इन टैक्सेस से मुराद है कि जो जनरल सेल्स टैक्स से जिनकी एग्जम्पशन जो है वो खत्म की गई है, वो तो रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये टैक्स है, इनको मल्टी स्टेज टैक्स कहते हैं। अगर इसके अलावा आप देखें तो ये बाकी जो बचते हैं उसमें जो तकरीबन 31 अरब रुपए के टैक्स है, वो जैसा कि मैंने कहा कि इंपोर्टेड फूड आइटम्स और इस तरह की दूसरे जो लग्जरी आइटम है उन पे हैं। यानी कि ऑपोजिशन जो कह रही है कि इन टैक्सों के बाद, इन तरामीम के बाद इस मिनी कमर टूट जाएगी, तो ये उनकी कहना दुरुस्त नहीं है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी थी जो जिन पे के सेल्स टैक्स का खात्मा जो है वो काबिल एतराज था, और वो हुकूमत के अपने जो हलीफ थे उन्होंने भी इस पे एतराज किया। हुकूमती पार्टी के अंदर से भी एतराज आया। जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे उनका भी ख्याल था कि जैसे लैपटॉप जो है, अब अगर ओमिक्रॉन खुदा खास्ता मजीद बढ़ता है और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना पड़ती है, तो जाहिर है लैपटॉप या स्मार्टफोन ये तो चाहिए होंगे। इसी तरीके से
जो बेकरी प्रोडक्ट पे था उस पे एतराज था लोगों को कि उस पे से सेल्स टैक्स का खात्मा होना जो था वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीजें थी जो कि आपने देखा कि शौकत तरीन साहब ने अपना जब उन्होंने मिनी बजट पेश किया और उस पर वोटिंग हुई तो उन्होंने वो तरामीम जो थी वो खुद कहा कि ये हम इसको ठीक कर रहे होंगे। तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज बचती है जिसपे एतराज किया जा सके। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, अगर आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, आप टैक्स पेयर नहीं है, तो वहां पे आप अपना दिया गया टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं करवा सकेंगे। और जब वो एडजस्ट नहीं करवा सकेंगे तो उन लोगों को जरूर वो पिंच करेगा। बाकी कुछ चीजें जो थी जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे या एडवांस टैक्स गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे बढ़ा था, तो वो तो एडवांस टैक्स है वो सिर्फ आपके जो प्रीमियम है और गाड़ियों पे जो ऑन लिया जाता है उसको डिस्करेज करने के लिए है। एडवांस टैक्स का मतलब है कि वो आपकी लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा तूफान आएगा। यानी कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास के इस्तेमाल की कुछ अशिया भी महंगी होंगी। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रही है कि आप जब तक इतने मुश्किल लॉ के तहत जिनको आप कहेंगे कि रिटर्न फाइल करें तो वो कभी नहीं करेंगे। जब टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट लिखी थी हमने कहा था कि आप 2 सेट्स ऑफ लॉ बना दें, एक कॉर्पोरेट के लिए जो बड़े जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए आप बना दें, उसको आप फुली डॉक्यूमेंटेड कराएं। कॉर्पोरेट जो कोड उनका वो पूरा होना चाहिए जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है हमारा, मगर जो छोटे ताजिर हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए सैलरीड क्लास है उनके लिए एक सिंप्लीफाइड रिटर्न और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स रखें और एक अलग लॉ बना दें। वो आज तक आप नहीं बना पा रहे। आपको कम से कम पहले एक आदत डालनी पड़ेगी लोगों को कि टैक्स दें और फिर आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहें। अब आपने जैसे एक पीओएस सिस्टम का जो उन्होंने शुरू किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एग्जाम, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि उसको इतना आसानी से इम्प्लीमेंट करना मेरा ख्याल है नामुमकिन। इस तरीके से 3 साल पहले हमने एक कंडीशन डाल दी थी कि जी हम CNIC मांगेंगे 50,000 से ऊपर जितने भी वो जो परचेजेस होंगे, वो आप अगर नहीं कर बनता। और मैंने उस वक्त के चेयरमैन शबरजदी साहब को कहा था, मैंने ये 7 महीने का टाइम मांग रहे हैं विद द कमिटमेंट कि हम उसको ठीक कर लेंगे। पहले महीने हम आपको 35% से 40% देंगे और फिर हर महीने आपको 10% इसमें इजाफा करेंगे, तो उनके जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो मेरी बात नहीं सुनी गई। शायद मेरा ख्याल है शब्बर साहब भी थे, दूसरे मिनिस्टर साहब भी थे, उन्होंने सुनी अनसुनी कही और आप देखिए आज तक वो चीज आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो आपको जो भी चीज इंप्लीमेंट करनी है वो ग्रेजुअली करनी है। जैसे डिजिटल पेमेंट की मैं आपको बात बताऊं, डिजिटल पेमेंट में अभी FBR ने कहा कि जी तमाम कंपनीज करेंगी। अब आप इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्करेज कर रहे हैं। जो भी कंपनी बनेगी वो बोलेगी यार मुझे ये नहीं करना, ये असल में कौन पड़ेगा डिजिटल पेमेंट में मुझे। फिर उनको मैंने समझाया कि जी आप एक काम करें, 2 अरब से ऊपर के जिनके पेड अप कैपिटल है या 10 बिलियन से ज्यादा रिसीट है उनको कहें कि वो इंप्लीमेंट करें और ग्रेजुअली आप नीचे आए। सर ये चीजों का फुकदान है। पॉलिसी को आपको स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे आपकी नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड टैक्स नॉलेज की जरूरत है। यानी कि इस हुकूमत में यही देखा जा रहा है कि इनकी जो टैक्टिक्स है या जो नॉलेज है यानी कि विल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में नजर आती है कि वो कुछ करना चाहते हैं। डॉक्टर आबिद सुलेह साहब आप बताइए कि जिस तरह अशफाक तौला साहब ने कहा कि इन्होंने इतनी सजेशंस दी हैं और बड़ी वैलिड सजेशंस हैं, क्योंकि जब तक आपका टैक्स का नेट नहीं बढ़ेगा और आप ईज ऑफ बिजनेस नहीं देंगे बिजनेसमैन को तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस तरह ये हुकूमत चल रही है आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि मज़ीद मुश्किलात आएंगी हुकूमत के लिए या कि ये कोई आसानियां पैदा कर सकेंगे? देखिए कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं, वो तो रहेंगी। फॉर एग्जांपल अभी दोबारा देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से रिकवरी, जो कि ये साबित हो गया कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा, खुदा का शुक्र है कि वो लीथल नहीं है, वो फैलता ज़रूर है लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से नहीं है। तो पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है और अगर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो जाहिर है कि हुकूमत को वो बोझ जो है वो पास ऑन करना पड़ेगा, बहुत अरसे तक उसको वो नहीं रख पाएगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत के कंट्रोल में यकीनन है और हुकूमत उसी पर कोशिश कर रही है और वो है ग्रोथ की तरफ जाना या जॉब्स क्रिएट करना।
यानी अगर हम पिछले 2021 में पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक लाइन में डिफाइन करें तो उसमें ग्रोथ भी हुई और महंगाई भी हुई। बल्कि आप देखेंगे नंबर्स आ रहे हैं कि वो जो 3.9% की जीडीपी ग्रोथ जिस पे के लोग एतराज करते थे, जो फाइनल नंबर आए हैं पिछले साल के माली साल के, वो 3.9 से भी बढ़ गए हैं, वो उससे कहीं ज्यादा हो गए हैं। तो ग्रोथ हुई है पिछले साल में, लेकिन ग्रोथ के साथ महंगाई भी हुई है। और ये सिचुएशन स्टैगफ्लेशन जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं, कि जिसमें ग्रोथ भी ना हो और महंगाई भी बढ़ती जाए, उससे बहुत बेहतर है। दुनिया की बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में स्टैगफ्लेशन चल रहा है कि वहां पे सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही। तो पाकिस्तान में शुक्र है कि यानी ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही है, एक तो माशी जो एक्टिविटीज है वो चल रही है, लोगों को महंगा मिल रहा है लेकिन लोगों को कमाने की मौके भी मिल रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब जो है वो कमाने के इन मौके जो है और लोगों की जो परचेजिंग पावर सोशल प्रोटेक्शन के जरिए, स्पेशली एहसास प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स के जरिए, इसमें अगर हुकूमत बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि पेंडेमिक के दौरान ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और इस वक्त हमारी तवज्जो जो है हुकूमत की वो इसी तरफ होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार के मौके जो हैं वो कैसे उनके लिए पैदा किए जाएं ताकि महंगाई का सामना करना जो है वो आसान हो सके। तो आप समझते हैं कि ये जो अपना कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्रोथ हो रही है, उसके साथ 70 के करीब और इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, तो ये ग्रोथ इससे बढ़ेगी, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, तो एक आम आदमी जो है वो कम से कम उसकी दस्तरस। बल्कि मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपसे स्टेट बैंक के बारे में पूछूंगा। टेक अ ब्रेक एंड देन विल कम बैक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अशफाक तौला साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन बार बार कह रही है कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, स्टेट बैंक अब जो टोटल कंट्रोल है वो आईएमएफ के पास चला जाएगा। आप समझते हैं कि इस तरह का कोई बात हुई है? देखिए, कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं, मगर खुद मुख्तारी भी जरूरी है। ऐसी बात नहीं है खुद मुख्तारी नहीं होनी चाहिए, और खुद मुख्तारी आप नहीं देंगे और आप बिल्कुल अपने डिसीजन खुद लेते रहेंगे जिस तरीके से हम लेते आए हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें खराबियां भी पैदा होती हैं। मगर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी रह गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट किसी सूरत अब लोन नहीं ले सकती स्टेट बैंक से। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोन लेने की, जैसे पेंडेमिक में आप सुलेरी साहब भी बताएंगे, जो आज हमें जो ग्रोथ मिल रही है जैसे इन्होंने जिक्र किया, उसकी सिर्फ एक वजह थी कि जो स्टेट बैंक ने कुछ एक्शंस लिए थे टाइमली, जैसे टर्फ की लोन थी, एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन की लोन थी, और काफी इंसेंटिव्स उन्होंने दिए। उन इंसेंटिव्स की वजह से मेरा ख्याल है काफी ग्रोथ आई है। 500 बिलियन रुपीस की एलसीज मैच्योर हुई है और 1500 अरब का आपकी बीएमआर हुआ है या नई मशीनरी आई, और उसमें मेजॉरिटी टेक्सटाइल की आई है, तो उसका मतलब है आपकी जीडीपी ग्रोथ में काफी इजाफा करेगी। तो ये सारे एक्शंस लिए गए उस वक्त जब स्टेट बैंक के पास पावर थे, गवर्नमेंट के पास पावर थे कि वो लोन दे सकते। अब अगर नहीं लेनी है और लोन, और अगर बैंक से ही लेने थे, तो गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हमें कोई ऐसा कंसेशन चाहिए होगा तो फिर एक और ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना पड़ेगा। तो ये कुछ मुजम्मरात हैं। दूसरे जो गवर्नर साहब के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स है या जो जवाबदेही के मामला है, पहले एक और बड़ा लीथल सा प्रोविजन था कि इन पे कोई क्रिमिनल इंक्वायरी किसी पे भी स्टेट बैंक के किसी अफसर पे नहीं हो सकती, वो तो चलिए निकल गई है। मगर ऐसी काफी चीजें हैं जो टच एंड गो में आपको देखनी पड़ेंगी, और मेरा ख्याल है अब ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। भले अगर ये अप्रूव हो भी जाता है, मेरे अंदाजे के मुताबिक और जहां तक मैंने देखा है कि पार्लियामेंट की कायमा कमेटी ने जो नेशनल असेंबली वाली थी, उसने कुछ चीजों की तब्दीली के बाद मेरा ख्याल है उसको अप्रूवल दे दी थी। तोला साहब, ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक से तो डायरेक्ट लोन नहीं ले रही, लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक से लोन ले लेते हैं और हुकूमत कमर्शियल बैंक से लोन ले लेती है, तो बात तो वहीं पे आ गई। मैंने वही कहा ना आपको कि आप अगर देखेंगे ना, स्टेट बैंक का एक वीकली स्टेटमेंट आता है, और उस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, बजटरी सपोर्ट सारी गवर्नमेंट की आती है, तो फिर ये लिखा जाता है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स बढ़ जाती है और बोरोइंग फ्रॉम स्टेट बैंक कम हो जाती है। तो वो बिल्कुल मेक शिफ्ट हो रहा है। मगर वो ये है कि अगर आप कमर्शियल बैंक से लेते हैं तो कमर्शियल टर्म पे लेते हैं, वो तो आपके उसमें नहीं आएंगे ना। अब आपके जो इंटरेस्ट रेट है या जो आपकी पॉलिसी रेट है उस हिसाब से वो तो देंगी, और वो भी इस हिसाब से डिपॉजिट भी लेंगी, तो उनकी एक इकोनॉमिक चलेगी। हाँ, आपको महंगा कर्जा जरूर मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। मगर मेरा ख्याल है अभी इसको थोड़ा बहुत जो भी है
उसको चलने थोड़ा दें। देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉक्टर आबिद सुलेरी, यही सवाल आपसे भी है मेरा कि स्टेट बैंक के बारे में अपोजिशन बार बार यही कह रही है कि गिरवी रख दिया, वो तब आईएमएफ के कहने पे चलेगा और पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो अब हमारे हाथ में नहीं रहा। अगर ये भी हुकूमत में होते तो शायद इनको भी यही करना पड़ता, जिस तरह जितनी हुकूमतें पहले गुजरी उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया है, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आईएमएफ के पास क्यों गए। तो आप ये स्टेट बैंक वाले मामले को कैसे देखते हैं? देखिए सिद्दीकी साहब, मेरा ख्याल हमें यह देखना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, यह नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है। और अगर कोई चीज अच्छी कही जा रही है तो उसको मानने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए। आज के दौर में यह सवाल करना कि स्टेट बैंक के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो या ना हो, ये ऐसे ही लगता है जैसे ये सवाल किया जाए कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। जो फाइनेंस कमेटी है नेशनल असेंबली की, उन्होंने उसमें चंद तरामीम कर दी। मसलन ये कि कोई दोहरी शहरियत वाला स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लग सकता, या गवर्नर जो है वो अपनी मुद्दत के खात्मे पर 2 साल उन पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो परफॉर्मेंस देंगे। इशफाक तौला साहब, ये बताइएगा कि जब ये रुपए की कीमत कम होती है, डॉलर बढ़ता है, तो आपके लोन्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल है आपका कि वो तो जाहिर बात है जब पैरिटी जाएगी और 40% आपके फॉरेन लोन्स होंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक रुपया, अगर $1 बढ़ेगा तो जितने अगर 100 अरब है तो 100 अरब बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो मेन मसला ये नहीं, मेन मसला ये है कि आपकी मार्केट बहुत छोटी सी है। अभी आपने देखा होगा कि जो कहा गया कि जी कि अफगानिस्तान की वजह से डॉलर अप एंड डाउन हो रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अफगानिस्तान का कोई मामला आपके डॉलर के साथ नहीं है। ये यहाँ से कुछ हम ऐसी इंसेंटिव दे देते हैं जो कि दुनिया में दिए जाते हैं, और जब दिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई रेट पे दे दिए गए। जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो उन्होंने शुरू किया और 7% पे उन्होंने जो अपनी दे दी स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट, और मेरा ख्याल इसकी वजह से यहाँ से बहुत सारा डॉलर गया है और वहां से स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्री से घूम के आया, बिकॉज के जिन लोगों ने एमनेस्टी में वो अकाउंट डिक्लेयर किए थे उनको अलाउड था कि वो भेज सकते थे। अब उसमें कोई हद नहीं रखी गई थी, तो यहाँ से ये राउंड ट्रिपिंग हो रही थी, हो भी रही है, मेरा ख्याल अभी भी हो रही है। दूसरा मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ अब साहब, ये है कि 7-7.5 अरब डॉलर आपके रेसिडेंट पाकिस्तानी के आपके पास अमानतन पड़े हुए हैं, आप उस पर तो उन बेचारों को तो कुछ इंटरेस्ट रेट नहीं देते। और सबसे बड़ी बात ये होती है उनके जो पैसे होते हैं उसको आप स्टेट बैंक के रिजर्व में भी काउंट कर लेते हैं स्वैप के तौर पे, ठीक है ना। उनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता। अब वो दे सीम्स टू बी द सन्स ऑफ लेसर गॉड, जो बाहर से आपको पैसा भेजता है उसको आप 7% दे देते हैं। तो एक इस किस्म की चीजों से भी ये डिस्करेज करना पड़ता है हमें। दूसरी बात ये है कि आपकी बहुत छोटी मार्केट है, इसमें बड़े स्पेकुलेशन हो जाते हैं, लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी पैरिटी कंट्रोल रहनी चाहिए, उसको आपको मैनेज करना चाहिए। ये ख्याल अगर आप देंगे, देखिए पिछली गवर्नमेंट में मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि शुरू के 3 सालों में आईएमएफ के प्रोग्राम में 1 रुपया भी फेडरल रिजर्व से, स्टेट बैंक के रिजर्व से 1 सेंट भी वहां मार्केट में इंजेक्ट नहीं किया गया था। वो डिफरेंट तरीके से इंजेक्शन आई होगी, बट फेडरल रिजर्व यानी स्टेट बैंक के रिजर्व से 1 रुपया भी, 1 सेंट भी नहीं गया। इस मर्तबा आपने देखा होगा इस हुकूमत के अंदर करीब 6-6.5 अरब डॉलर मेरा ख्याल है वो मार्केट में इंजेक्ट कर चुके हैं, बट फिर भी इतनी मैसिव, इतनी अनब्राइडल्ड डिवैल्यूएशन हुई है कि जिसकी वजह से आज महंगाई आपकी बढ़ी है। दुनिया में अगर मैं देखूंगा, जैसे सुलेरी साहब ने कहा, टर्की की मिसाल दी उन्होंने, टर्की में अगर आज महंगाई हुई है, इसके और पाकिस्तान की महंगाई में इसको अगर आप देख लेंगे, पाकिस्तान, ब्राजील, टर्की और अर्जेंटाइन, इनमें ये वाहिद जो कंट्रीज है जिसमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान नंबर 3 पे है। इसमें मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा वेरी सून। उस आर्टिकल में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 9.5% बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन है। अशफाक साहब, हमारे पास टाइम कम है, आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर आबिद सुलेरी से ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि जिस तरह अशफाक साहब ने कुछ क्वेश्चंस रेस किए हैं स्टेट बैंक के बारे में भी, हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह ओवरसीज का पैसा इस्तेमाल करती है, डॉलर टर्न अराउंड होकर वापस आया है, आप अपने कमेंट्स दे दें क्लोजिंग।
देखिए, इस वक्त हमें अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आना है, और रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, जो लूप होल्स हैं वो बंद करें। जब लूप होल बंद होंगे तो तभी जो डॉक्टर साहब ने, जो इशफाक तौला साहब ने जो सवाल उठाए हैं, वो बुनियादी तौर पे जो एक शहरी और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनके दरमियान एक लैक ऑफ ट्रस्ट का इजहार है। और ये लैक ऑफ ट्रस्ट मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ लोग जो हैं हम करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये खदशा होता है कि चूंकि कवानीन सबके लिए बराबर नहीं, मिसयूज होने का बहुत से कवानीन का खदशा होता है। तो अब अगर हुकूमत जो है वो कड़वे फैसले कर रही है, तल्ख फैसले कर रही है कि जो सारे डिसीजन है अक्रॉस द बोर्ड सब पे उनका इतलाक हो, तो उनको एक मौका देना चाहिए। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करके देख के करने की कोशिश जो है उसको कामयाब बनाने की कोशिश करें। स्टेट बैंक जो है उसको एक बड़ा वाज़ेह टारगेट देते हुए उसको ऑटोनॉमी दें, और अगर वो टारगेट पूरा ना कर सके तो उनकी गोशमाली करें और देखें कि चीज़ें जो है वो किस नहज पे बेहतर होती हैं। बेहतरी का रास्ता तो यही है, बेहतरी का रास्ता तो होना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करता रहे। डॉक्टर आबिद सुलेरी, इशफाक तौला साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि पाकिस्तान में टैक्स नेट को बढ़ना चाहिए, इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, स्टेट बैंक को भी अगर उन्होंने इख्तियारात दिए हैं या उसको आज़ाद कर दिया है तो उससे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था स्टेट बैंक पे वो नहीं रहेगा। और अभी जितने भी दिन हुए इसमें जो भी रिजल्ट आए हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि स्टेट बैंक बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमें मईशत को देखना पड़ेगा, पीटीआई की गवर्नमेंट को मजीद इस पे मेहनत करेगी, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि गरीब आदमी बड़ी बुरी तरह पिस के रह गया। जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी है, रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनको ख़रीदना मुश्किल हो गया। तो गरीब अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा? जैसे डॉक्टर आबिद सुलेरी ने कहा कि आप काम बढ़ाएं, आप लोगों को जॉब्स दें, रोज़गार बढ़ाएं जिससे उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाए और वो 2 वक्त की रोटी जो है वो आराम से ले सके। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, तकरीबन 1 साल, अगला साल इलेक्शन का साल है और इलेक्शन में जाने से पहले पीटीआई की गवर्नमेंट को महंगाई पे जरूर तवज्जो देनी पड़ेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।